हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो यार मध्य प्रदेश की बहुत सारी हमने डिस्कशन कर ली है। बारी क्या है, ज्योग्राफी के अंदर तो मध्य प्रदेश के भूगोल में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। इससे हर एक एग्जाम में, मध्य प्रदेश के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन सी प्रमुख मिट्टियां हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी एक एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर भैया चाहिए है पूरा मार्क्स मध्य प्रदेश किसी भी एग्जाम में जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछते हैं, तो भैया इसके लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि इससे ही सारा, इसके आगे कोई एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये गारंटी है ना। अगर लास्ट तक वीडियो आपने देख ली तो पूरे मध्य प्रदेश के मिट्टी के क्वेश्चन जो है आपके यहीं से आने वाले हैं और कहीं से नहीं आने वाले। तो पूरी चीज अपन डिस्कस करेंगे, कैसे क्या करेंगे। उससे पहले क्या करना है, ये दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए, है ना। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। पीछे देख पा रहे होंगे आप, ये है मध्य प्रदेश जो कि हम हर वीडियो में लेके आ रहे हैं। मैप क्यों लेके आ रहे हैं भैया? आपके दिमाग में अगर ये मैप घुस गया ना तो 50% क्वेश्चन आपके हर जगह से स्टार्ट हो जाने हैं, मतलब सही हो जाने हैं। तुक्के में भी, तुक्के में क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ना भाई, नहीं आएंगी? बिल्कुल आ जाएंगे, है ना। तो चलिए, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में प्रमुख मिट्टियों की हम बात करने वाले हैं। तो कैसे क्या मिट्टियां हैं, कौन सी मिट्टी है, क्या है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मिट्टी कैसे बनती है ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, मिट्टी क्या होता है, क्या होता है, मिट्टी का मतलब क्या है? मिट्टी की खुशबू आ गई, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, है ना। खुशबू आती है मिट्टी से, बिल्कुल आती है, आपने कभी सुना होगा। तो चलिए, मिट्टी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। क्या कहलाती है? सबसे ऊपरी परत कहलाती है मिट्टी, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ जो है मिलके ये मिट्टी बनती है ना। हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या ये है, ये तो छोड़ो, इसको तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपने को जो डिस्कस करना है वो ये करना है कि मिट्टी आखिर बनती कैसे है। तो मिट्टी का निर्माण हम समझेंगे पहले। हालांकि ये जो है वो भूगोल का विषय है, हालांकि हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भी हमें ये चीजें पढ़नी। मिट्टी का निर्माण, इसमें यार बहुत सारी चीजें लगती हैं। सबसे पहली चीज, जो प्रमुख अवयव है इनके, प्रमुख अवयव बिना इनके जो है मिट्टी बन नहीं सकती। अब वो प्रमुख अवयव क्या हो सकते हैं, क्या है? तो सबसे पहली चीज देख लो, इसमें कहलाती है चट्टान। जो प्रमुख है चट्टान जो है, इनके पित्र पित्र अवयव कहलाते, पित्र पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि पेरेंटिंग मटेरियल जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे चट्टान है। नदियां नदियां जनरली क्या करती हैं? नदियां हो गई, मतलब मिट्टी जो बनती है ये प्राकृतिक और हर प्रकार से, मतलब एक आपको बता दूं तो लाखों साल लग जाते हैं एक छोटी सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की परत जो मिट्टी की पूरे भारत में पड़ने में लाखों सालों का समय लग जाता है। ठीक है। सो भाई, चट्टान जो है वो भैया अलग अलग प्रक्रियाओं में, मतलब प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है आपने देखा है, तो वर्षण होता है। क्या होता है? वर्षण मतलब वर्षा। तो वर्षा के कारण भी मिट्टी, जब पानी जो है चट्टानों पर पड़ता है तो उसमें दरारें आती है। ठीक है। इसके अलावा जल वायु वायबीम बोलते हैं, जल और वायु की बहुत सारी घटनाओं के कारण कई बार सर्दी, गर्मी, बारिश पड़ती है तो चट्टानें टूटती फूटती, तो उससे क्या है, धीरे धीरे चट्टानें टूट जाती है। अब टूटती जाती हैं तो फिर नदियों के साथ भी बहती हैं और बाकी हवाओं के साथ भी बहती हैं। तो जल और वायु ये दो प्रमुख अवयव हैं मिट्टी के निर्माण में। जल के कारण भी क्या है, नदियों के साथ जब वो बहती है तो और बारीक होती चली जाती है। कई बार आपने देखा होगा रेत निकाली जाती है नदियों के किनारे से, तो रेत अकेले जो पत्थर से टूट के छोटे छोटे महीन कणों में विभाजित हो गई है, वो क्या है, वो तो केवल क्या है, रेत है। उस रेत में उपजाऊपन नहीं होता। कभी भी रेत में हम क्या है, नहीं कर सकते ना यार किसी भी प्रकार का उत्पादन। रेत तो काम आती है बस घर बनाने के, वो भी अकेले किसी काम की नहीं है ना। उसमें भी सीमेंट और बाकी की चीजें मिलानी पड़ती हैं। तो ये रेत में कुछ नहीं होता। रेत बस ये चट्टानों के टूट फूट से रेत का निर्माण छोटे छोटे महीन कणों में ये वितरित हो गई। क्या ये मिट्टी है? नहीं, ये मिट्टी नहीं है ना। ये रेगिस्तानी मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी के प्रकार में आ जाएगी हालांकि, लेकिन ये मिट्टी नहीं है। अभी प्रॉपर मिट्टी बनाने के लिए और भी अवयव लगते हैं। तो प्रमुख अवयव जो है वो चट्टान हो गया हमारा। चट्टान के अलावा यहां पर रेत तो बन गई, रेत में अपने को चाहिए नमी। क्या चाहिए भैया? नमी चाहिए, जल और जल की मात्रा चाहिए। बिना जल के किसी प्रकार की मिट्टी ढंग से बन नहीं सकती, उपजाऊपन तो उसमें नहीं आ सकता। तो नमी चाहिए। नमी के अलावा जल और वायु, तो दोनों चीजें चाहिए। तो वायु का भी आवश्यकता होती है मिट्टी में, याद रखिएगा। बिना वायु के काम नहीं होगा, क्योंकि कार्बनिक अकार्बनिक घटनाएं करनी होती है। इसके अलावा यहां पर अगली चीज जो चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस सुना है आपने? ह्यूमस जो होता है, जो
किच किच पिच पिच, जो सड़े गले पत्ते अत्ते और सारी चीजों का जो होता है ना, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है वही ह्यूमस होता है। जैविक पदार्थ क्या करते हैं, जैविक जो घटनाएं होती हैं, जैसे भाई कोई व्यक्ति या पशु पक्षी या बाकी की कार्बनिक अकार्बनिक चीजें जो हैं वो भी ये टूट के पत्ते बिखर गए। अब पत्ते बिखर गए तो वो कीचड़ कीचड़ सा नहीं होता, गंदा गंदा सा लगता है, उसमें क्या जीव आ जाते हैं, है ना। सो भैया यहाँ पर सूक्ष्म जीव भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या भैया, सूक्ष्म जीव। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये प्रमुख अवयव है मिट्टी को बनाने में। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है चट्टान। चट्टान जो पेरेंटिंग मटेरियल है, ठीक है, चट्टान के बाद फिर नमी, वायु, ह्यूमस, सूक्ष्म जीव, ये सारी घटनाओं के बाद इन सबसे ह्यूमस जो है, ह्यूमस ही सबसे ज्यादा उपजाऊपन लेके आता है मिट्टी में, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ मिनरल्स है। मिनरल्स समझते हैं आप, है ना। तो मिनरल्स जो हैं वो भी जरूरी होते हैं, ठीक है। पोषक तत्व, पोषक तत्व, ठीक है। तो बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं जिनके कारण मिट्टी में अलग अलग प्रकार की मिट्टी बन जाती है। तो ये सारे के सारे अवयव हैं, इनसे मिलके बनेगी मिट्टी। अब मिट्टी के साथ क्या है, मिट्टी की हमने वो भी देखी होगी, ये मान लो क्या है, सरफेस है, यहां से हमने मिट्टी निकाली है, तो इसके मिट्टी के अवयव तो देख लिया, अब मिट्टी की परतें और देख लें। सबसे उपजाऊ जो परत होती है वो यहां होती है, याद रखिएगा, है ना। सबसे बारीक बारीक महीन 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 उपजाऊपन जो है वो यही इस परत में होता है। उसके बाद फिर ये बारीक से थोड़ा सा बड़ा होता चला जाता है यहाँ पे, और ये और बड़ा होता चला जाता है, और ये और नीचे खोदोगे तो चट्टानें बड़ी बड़ी मिलती चली जाएंगी आपको। तो ये होता है सबसे ज्यादा जो उपजाऊपन है, या फिर जो सारी चीजें आपकी आएंगी, उपजाऊपन हो जाएगा आपका, है ना, जिसको फर्टिलिटी कहते हैं। तो ये आपकी कहाँ है, यही है, नमी वगैरह सारी चीज। अब याद रखिएगा ये चीज अगर ऊपर से नीचे खिसकती चली जाएगी या नहीं होगी तो इसका इफेक्ट पड़ता है मिट्टी के प्रकार पर। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो चलो अब हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं मृदा। मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है वो भैया 5 भागों में बांटी जाती है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटी जाती है मध्य प्रदेश की मिट्टी, जिनके नाम जो है ये पूछ लिए जाते हैं, काली, जलोढ़, लाल पीली, लेटेराइट, मिश्रित काली और लाल, ठीक है। याद रखिएगा इस सब में, भारत के प्रकारों में अगर बात करें तो भारत में भी यही मिट्टियां पाई जाती, कुछ चेंजेस के साथ। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो भैया जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी मानी जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ के बाद फिर काली मिट्टी का नंबर आता है जो उपजाऊ होती है। काली मिट्टी के अलावा यहां पर फिर भी आपने लाल मिट्टी का नाम सुना होगा, लाल, और इसी को कई बार लाल पीली मिट्टी भी कह दिया जाता है। पानी की मात्रा के कारण क्या है कि लाल और पीला ये हो जाता है। लाल पीली मिट्टी के अलावा यहां पे आपने सुना होगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है मसाले की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक पर्वतीय प्रकार की मिट्टी भी होती है। भारत में हम प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो ये देख ली, भारत में पर्वतीय भी होती है, मरुस्थली भी होती है, ठीक है। मरुस्थली मिट्टी भी होती है और दलदली मिट्टी भी होती है, दलदली मिट्टी, ठीक है। तो भैया आप देख लो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियां हैं। और मध्य प्रदेश में कितनी पाई जा रही है, यहाँ पे काली, जलोढ़, लाल पीली, लेटराइट, ये तो पाई जा रही है। बाकी ये मिश्रित है, लाल और काली मिश्रित जो है, इन दोनों, लाल और काली दोनों को मिला के कुछ जगहों पे पाई जाती है लाल पीली। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती। कौन कौन सी नहीं पाई जा रही है आप देखोगे तो भैया यहाँ पर पर्वतीय, मरुस्थली, दलदली, ये मिट्टी तो डायरेक्टली नहीं पाई जा रही है। हालांकि हम अगर और जाएं तो भाई जैसे हमारा राजगढ़ के आसपास वाला जो इलाका है ना, रेगिस्तान वाला जो इलाका, आगर मालवा वगैरह, राजस्थान से लगा हुआ जो इलाका है, उसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थली मिट्टी थोड़ी बहुत मात्रा में। तो अगर हम चाहें तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो लाल की श्रेणी में आ जाती है, ठीक है। तो चलो ये देख लो भैया, इसको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, ये हमारा उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, है ना, उत्तरी क्षेत्र है ना, नहीं है, ये पूरा का पूरा ये चंबल वाला इलाका है, ये आपका पूरा ग्वालियर वाला इलाका है ना, संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ से चंबल नदी निकलती है, यहाँ से बेतवा निकल रही है ना, और ऊपर आप जाओगे तो यमुना में मिल रही है। और यमुना किसकी नदी है, सहायक नदी है गंगा की। तो गंगा के मैदान वाला इलाका जो है वो उसमें ये आ जाता है, और गंगा के मैदान में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी है। कछारी मिट्टी भी कुछ जगहों पर इनको कह दिया जाता है। ये एक्चुअली मध्य प्रदेश में जलोढ़ के साथ साथ कछारी मिट्टी थोड़ी सी ज्यादा है ना, कछार में पाई जाने वाली। हालांकि उपजाऊ मिट्टी होती है सबसे ज्यादा, इसमें हर प्रकार की खेती आप कर सकते हो।
फिर भैया मालवा रीजन जो है ये वाला, ये देख रहे हो पूरी काली मिट्टी आप देख पा रहे हो, है ना। तो भैया ये जो गोंडवाना वाला भाग था मध्य प्रदेश, है ना, तो उसमें ही जब आया था तो अपने ऊपर लावा जब गिर गया था, तो उसके कारण ये जो पठार वाला इलाका है, यहाँ पे मालवा का पठार वाला इलाका, इसमें क्या है, पूरा का पूरा क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी भी अलग अलग है भाई, कहीं साधारण काली मिट्टी, कहीं गहरी काली मिट्टी है, और कहीं आप देखोगे तो छिछली काली मिट्टी है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया, याद रखिए। फिर भी आप देखोगे तो ये छोटा सा पोर्शन है बालाघाट, नाम तो सुना होगा, सिवनी का नाम सुना होगा, मंडला वाला, ये छोटा सा रीजन है जहां पर क्या है, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। लेटेराइट मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मसाले की खेती, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लाल पीली मिट्टी है। लाल मिट्टी जो होती है याद रखिएगा चावल की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। काली मिट्टी कपास के लिए होती है, जलोढ़ में सब हो जाता है, गेहूं सोयाबीन, है ना, सारी चीज, गन्ना हर कुछ होता है। लाल पीली मिट्टी जो है, लाल काली पीली मिट्टी, ये बुंदेलखंड के कुछ भागों में पाई जा रही है, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये मिट्टी मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा इस मिट्टी में अपन जो है मोटे अनाज वगैरह उगा सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें अपने ओवरव्यू देख लिया। 5 प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, लाल और काली मिक्स। चलो आगे बढ़ेंगे अब मिट्टी से। काली मिट्टी की हम बात कर लेंगे सबसे पहले। काली मिट्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो कौन सी है, काली मिट्टी ही पाई जाती है। इसके अलग अलग नाम है, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं, काली कपास मिट्टी भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सीधे सीधे नाम पूछे जाते हैं, इसको और कुछ नहीं है। करेल मिट्टी भी बोलते हैं, चैर नोजम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। रेगुर मिट्टी भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी याद रखना है, ठीक है। चेरनोजम किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को ही कहा जाता है। विश्व स्तर की जो मिट्टियां है ना, उसमें काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। उसी प्रकार की मिट्टी भारत में भी पाई जाती है, काली मिट्टी, तो उसको हम यहाँ पे चेरनोजम बोल रहे हैं, याद रखिए, ठीक है भैया। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है, अपने आप में परिपक्व। काली मिट्टी ऐसी होती है यार, याद रखिएगा, पानी जितना पिला दो उतना पी लेगी। जैसे दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता, वैसा नहीं है। जितना जला आदमी होता है, या फिर जिसको प्यास लगती है, या फिर जो मतलब मिर्ची वगैरह खा लेता है, तो जितना पानी पिला दो पीता जाता पीता जाता, ऐसे ही है, क्योंकि ये जली हुई मिट्टी है। ऑब्वियस सी बात है, लावा से बनी हुई मिट्टी है, तो इसमें जितना पानी डालो उतना कम है इसके लिए, और जल्दी से नमी धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता भी किसमें, काली मिट्टी में ही होती है। और जैसे पानी सूख जाए तो पपड़ी पपड़ी बन जाती है। तो जब भी कभी सूखा दिखाना होता है ना, तो इसी मिट्टी की फोटो खींची जाती है कि भैया ऐसा सूखा पड़ा है कि देखो आप कैसे खेत पड़े हैं, बिल्कुल सूखे सूखे, पपड़ी पपड़ी डल रही है, तो वो काली मिट्टी होती है, ठीक है। चलो, तो भैया मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में ये पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी। मालवा क्षेत्र पूरा काली मिट्टी से बना है, ये याद रखना, ठीक है। इसका निर्माण चट्टानों के 2 वर्ग, कौन कौन से 2 वर्ग हैं, डक्कन ट्रैप और नीश और सिस्ट से हुआ है। मतलब क्या है कि भाई लावा में, भाई लावा से क्या निकलता है, चट्टानें निकलती गर्म मात्रा में, बिल्कुल, है ना। तो चट्टानें जो है, आग्नेय चट्टानें मेन वाली, उसके साथ साथ क्या है, नीस और सिस्ट वाली जो चट्टानें हैं, उनसे निर्माण क्या हुआ है, समय के साथ साथ अपरदन की क्रियाओं के साथ ये काली मिट्टी यहाँ पर बनी हुई है। डक्कन ट्रैप की चट्टानें और नीस और सिस्ट वाली जो चट्टानें, इनसे निर्माण हुआ है किसका, काली मिट्टी का, याद रखिएगा। ये मिट्टी भारत के कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन सी, काली मिट्टी, याद रखना है। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार से, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, इसीलिए बिल्कुल परेशानी होना, इनको याद रख लेना है आपको, ठीक है। निर्माण की अगर हम बात करें, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो डक्कन ट्रैप की जो चट्टानें है ना, उनके विखंडन से हुआ है। धीरे 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 विखंडित हुई, अपरदन की क्रिया, लाखों साल हो चुके हैं भैया ये चेंज होते हुए, भाई भारत बना, या फिर भारत जब अलग हुआ, भारत क्या मतलब गोंडवाना लैंड की वो भूमि अलग हुई जो भारतीय भूमि कहलाती है, तो भैया उससे जब अलग हुआ तब लावा गिरा था, और वो लावा जो गिरा था वो लावा चट्टानों वाला था ना। चट्टानें 3 प्रकार की हो गई, आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक कहा जाता है ना, फिर भैया सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, है ना, कायांतरित, रूपांतरित भी जिनको बोला जाता है। तो भैया इन सारी चट्टानों में एक डक्कन ट्रैप की चट्टान है, और साथ ही साथ वो चट्टान जो बिछी उसमें सिस्ट, नीस और सिस्ट की चट्टानें भी जो कहलाती हैं वो बिछी, और उनके अपरदन क्रिया के कारण समय के साथ वो कम होती चली गई, अपरदित होती चली गई, तो विखंडन हो गया, उससे ये निर्मित हुआ है क्या, काली मिट्टी। यह मिट्टी मृत्तिकामय कहलाती है, लसलसी चिपचिपी जिसको बोलते हैं वो, और अपारगम्य होती है ये मिट्टी। पारगमिता नहीं होती, मतलब पारदर्शी नहीं होती है मिट्टी, ऑब्वियस सी बात है। इसका रंग जो है काला होता है। इसकी कणों की जो बनावट है वो कैसी होती है, घनी होती, बहुत घनी होती है, बारीक नहीं होती, घनी होती है। इसमें भैया ये पूछ लिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म, है ना, यही तो पोषक तत्व है।
इनकी कमी होती है, याद रखिएगा काली मिट्टी में। देखो यार, हमारे भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं किसी में भी न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, हर चीज नहीं पाई जाती, तो इसीलिए हम फिर पोटास वोटास खाद वगैरह मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? कि न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा हो जाए, तभी तो उर्वरक मिलाते हैं। तो यहां भी काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, और जीवांश मतलब ह्यूमस की हम जो बात कर रहे थे वो, उसकी कमी होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों की अधिकता भी होती है, जिसमें क्या है? चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब वही एल्यूमिनियम के जो अयस्क है, वो लोहा या लोहा के अयस्क, तो ये चीजें इसमें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। और आप देखोगे तो इन्हीं से क्या है कि काला रंग उभर के आता है इस मिट्टी का, ठीक है। सो ये पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कमी किस किस चीज की है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए याद रखना कि काली मिट्टी में किस चीज की कमी होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अधिकता किसकी होती है? चूना, पोटास, ये सेम ही चीज है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक जो है अयस्क कहलाते हैं, मतलब फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो इनके कारण क्या है भैया? काला काला जो कलर है मिट्टी का हो जाता है, इनकी अधिकता के कारण ही ये काला कलर होता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी? कमी, दोनों चीजें हमने देख ली, कमी और अधिकता। लोहे की अधिकता के कारण इसका कलर क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, किस चीज की अधिकता के कारण या कमी के कारण? तो लोहे की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। ये काला कलर हो जाता है। इसमें मृदा की प्रकृति, तो प्रकृति क्या है? मिट्टी दो प्रकार की होती है, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय दो प्रकार की ही मिट्टी होती है। हालांकि तीसरा प्रकार जो है उदासीन प्रकृति का होता है, जो जलोढ़ मिट्टी का होता है। एकमात्र वही मिट्टी है, मैंने कहा सारी की सारी फसल उसमें उगाई जा सकती है, ठीक है। सो उदासीन प्रकृति की जलोढ़ मिट्टी होती है, बाकी अम्लीय या क्षारीय होती है मिट्टी। सो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? क्षारीय है। क्षार, क्षार मतलब एसिड और बेस तो सुना ही होगा ना आपने, पीएच वैल्यू सुनी होगी कि आपका जो पीएच वैल्यू है उसमें जो 7 है, 7 से इस साइड जो है अम्लीय, इस साइड जो है वो क्षारीय कहलाती है। तो मिट्टी की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है काली मिट्टी की, वो इस साइड 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू की होती है यार, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये क्षारीय होती है क्योंकि पीएच मान आप देख पा रहे हैं 7.5 से 8.5 के बीच, मतलब 7.5 से 8.6 के बीच में पीएच की वैल्यू होती है। तो 7 के बाद ही है ना, तो क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है। और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या उगा सकते हैं आप? ज्वार, कपास। कपास तो भैया इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी फसल, कौन सी मिट्टी जो है वो अच्छी होती है। तो भैया कपास ही उगता है काली मिट्टी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कपास, जहां काली मिट्टी होगी वहां कपास होगा, कपास होगा तो कपड़े वपड़े की फैक्ट्रियां होंगी, मिल होगी, है ना, यही चीज है। तो कपास, ज्वार, गेहूं, चना, जौ, सरसों, ये सभी फसलें उगाई जा सकती है। प्रमुखता कपास पर फोकस किया जाता है क्योंकि व्यापारिक फसल है, ऑब्वियस सी बात है, बिकती है ना, ये तो खाने आने में ही प्रयोग हो जाती है ना, तो वही चीज। तो इन फसलों के लिए उपयुक्त तो मानी जाती है क्या? काली मिट्टी। बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़े। मिट्टी में जो काली मिट्टी है उसको हम भैया दो भागों में बांट देते हैं। किस भागों में? दो भागों में बांट देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो गहरी और कम गहरी की बात चल रही है यहाँ पे। तो गहरी काली मिट्टी और मध्यम या उथली, उथली मतलब उथल पुथल वाली, ऊपरी ऊपरी वाली, तो उथली। गहरी मतलब बहुत काली, भंवर काली। उथली माने मध्यम, मीडियम, ठीक है। सो दो प्रकार की ये मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली और उथली काली, ठीक है। चलिए अब देखें तो गहरी काली और उथली काली क्या है, हमने देखा ही है ना कि मध्य प्रदेश के नक्शे में हमने देखा है कि काली मिट्टी है, गहरी काली है और उथली काली है ना। तो गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 16.21 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, 16 मिलियन, मिलियन यानी होता है 10 लाख, है ना। तो इस क्षेत्र में, हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। और यह मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का कितना है? 36.5%, ठीक है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश दिख रहा है, इसके पूरे क्षेत्रफल की 36.5% क्या है? गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी और उसमें भी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। क्या मृदा मुख्य रूप से नर्मदा घाटी, मालवा और सतपुड़ा के जो पथरीले क्षेत्र हैं उसमें पाई जाती है। यानी मान के चलो आप, तो ये पूरा का पूरा मालवा पठार है, ठीक है, मध्य प्रदेश का देख पा रहे हो, तो मालवा का क्षेत्र है, ये नर्मदा घाटी है यहाँ पे, और सतपुड़ा और विंध्याचल, मतलब नर्मदा घाटी जो है दोनों के बीच में, सतपुड़ा और विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा है, बीच में नर्मदा घाटी है, ऊपर विंध्याचल है। तो नीचे वाला जो पूरा एरिया है इसमें क्या है? ये काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है भैया। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी जो है वो 20 से 60% तक चिकनी होती है ये मिट्टी। और गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार, इन चार चीजों के लिए, गेहूं, तिलहन मतलब तेल की फसलें, सोयाबीन इत्यादि जो है, ठीक है, तिली इली वगैरह, चना और ज्वार, ज्वार थोड़ा मोटा अनाज कहलाता, तो इसकी खेती के लिए ये गहरी काली मिट्टी बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। गहरी काली मिट्टी का
प्रदेश के 35 जिलों में, कितने जिलों में है? 35 जिलों में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने जिलों में, कितने प्रतिशत, 35 जिले 36.5, तो लगभग आस पड़ोस में आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, सागर, ये सभी प्रमुख प्रमुख जिले हैं जिसमें ये पूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है भाई, अब दूसरी प्रकार की बात कर लें, उथली या मध्यम प्रकार की काली मिट्टी जो होती है उसकी बात कर लें, तो यह मध्य प्रदेश में लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर विस्तृत है, जो राज्य का कुल 6.91% है, लगभग 7% के आसपास है। आसपास है, पूरा नहीं है, याद रखिएगा, कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, सो 6.91% जो है वो उथली काली मिट्टी है मध्य प्रदेश में, पूरे राज्य में, और इसका विस्तार मालवा के पठार के उत्तरी भाग में, निमाड़ क्षेत्र में और सतपुड़ा श्रेणी के आसपास है। इसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये सिवनी वो वाला सिवनी, ठीक है, सिवनी, नरसिंहपुर, ये जो जिले हैं ये सम्मिलित हैं जिनमें क्या है, मध्यम या उथली काली मिट्टी पाई जाती। कितना है? 6.91%। ठीक है भैया, मध्यम काली मिट्टी जो है वो भूरे कलर की होती है ना, भूरी होती है या हल्का काला होता है, जिसको भूरा कह देते हैं हम। ठीक है, और उथली काली मिट्टी का रंग जो है वो काला और पीला भी हो जाता है कई बार, याद रखिएगा, गहरा काला। उथली काली मिट्टी में 15 से 20% तक चिकनी दोमट मिट्टी पाई जाती। क्या पाई जाती है? दोमट मिट्टी जो है वो कितनी? 20%, 15 से 20। उसमें कितनी पाई जा रही थी चिकनी मिट्टी? हमने देखा था, तो इसमें पाई जा रही थी भाई लगभग 20 से 60%, और उसमें 15 से 20, तो कमी होती है, तभी तो कम है, हल्की काली है ना, ज्यादा हो जाती तो ज्यादा काली हो जाती। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। चलिए, ये देख पा रहे हो, ये साधारण काली है, ये नीचे देखो गहरी काली मिट्टी, ये मालवा क्षेत्र है। मालवा क्षेत्र के पास ये पूरा का पूरा नर्मदा घाटी है और सतपुड़ा का कुछ इलाका। निचली काली मिट्टी, जिसको हम मध्यम काली मिट्टी बोल रहे हैं, ये नीचे है। ठीक है, ये पूरा आप देख पा रहे हैं निमाड़ वाला क्षेत्र है ना, निमाड़ वाला क्षेत्र है, और ये बैतूल ऐतूल वाला क्षेत्र है जिसमें ये निचली काली। ठीक है, तो ये गहरी काली मिट्टी कितनी है भैया? यहाँ पे 36.5%, और ये कितनी है? 6.91%। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाएं, तो अब बात आती है किसकी? जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी, जिसको अलूवियल सॉइल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है पूरे भारत की। मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, बस केवल इस उत्तरी इलाके। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत के पश्चिम में, पंजाब से लेकर पूरे मैदान जो उत्तर भारत के हैं वहां तक, गंगा नदी के डेल्टा तक फैली हुई। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। भारत की अगर हम पूरी बात करें तो उसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी भारत में सिंचाई के माध्यम से इसमें गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, तंबाकू, तिलहन, फसलें और सब्जियां सबकी खेती की जा सकती है। हल्का भूरा कलर होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की ही बात चल रही है जी, कम होते हैं, तथा ये उपजाऊ सबसे ज्यादा होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब अगर बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन प्रकृति होती है, ना अम्लीय ना क्षारीय, याद रखिएगा, 7 pH के आसपास ये लाई करती है, तो उदासीन प्रकृति होती है। इसका pH जो है वो 7 होता है। और भैया इसका निर्माण जो है चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बहाकर वो लेके आती है ना, कछार, तो कछारों से होता है, इसीलिए इसको भारत में, मतलब मध्य प्रदेश में, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ की जगह इसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कछारी मिट्टी जो मैं बता चुका हूं। ठीक है ना भैया? उर्वरता इसकी, मतलब फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उत्पादकता इसकी अच्छी होती है। सो यह मृदा खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपयोगी होती है, कोई भी फसल इस मिट्टी में उगाई जा सकती है। यह मृदा जो है मध्य प्रदेश के 3.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाई जाती है। जो टोटल एरिया की बात करें तो 7.57% है। मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 7.57%, 7.57% जो है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती। काली मिट्टी तो 36। ठीक है ना? चलो आगे बताएं। उत्पत्ति, संरचना और उर्वरता की आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको जलोढ़ मिट्टी को कैसे बांटा जा सकता है? पुरातन जलोढ़, या इसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है, न्यूतन जलोढ़, या इसको खादर मिट्टी भी कहा जाता है, और अति नूतन जलोढ़ होता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि सबसे ज्यादा ये भैया नदियों के द्वारा बहा के जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उसके द्वारा, तो नदियों में आती है बाढ़ हर साल। अब बाढ़ आती है तो जो लेके आ रही है वो कचरा, तो वो अगर नया है, नई जगह पे बाढ़ आई है उस जगह पे, तो वो नया हो गया, जिसको हम खादर बोलते हैं। खाद का नाम सुना है? खादर, है ना? तो खादर होता है नया जलोढ़,
और पुराना जलोढ़ जो है भैया उसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और आजकल क्या है, एक नया जलोढ़ है बिल्कुल अति नूतन, बिल्कुल तुरंत वाला। तो अति नूतन इस कैटेगरी में बहुत कम ही बिलोंग होते हैं, याद रखिएगा। ये नया जो बिल्कुल डेल्टा वाला क्षेत्र है उसमें बनती रहती है, वो वाला क्षेत्र। ठीक है, सो 3 प्रकार की होती है, जनरली 2 ही प्रकार है, खादर और बांगर, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा क्या है, उत्तर पश्चिमी भाग में जो है मध्य प्रदेश के पाई जाती है। कहां? उत्तर पश्चिमी वाला जो भाग है उसमें पाया जाता है, जिसमें भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, ग्वालियर जिले के आसपास वाला क्षेत्र है। यही क्षेत्र है जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो हमने डिस्कस किया था ऊपर वाला क्षेत्र। इस मिट्टी में गेहूं, चना, सरसों, राई, जौ और जो आपको लगे वो उगा सकते हो। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भैया बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, बस आपको बाकी की कंडीशन फुलफिल करनी है, बाकी आप जो भी फसल चाहे यहाँ पे उगा सकते हैं। चलो, इसके बाद मृदा अपरदन बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? जलोढ़ के बाद क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारत में तो है ही मृदा अपरदन की समस्या, लेकिन मध्य प्रदेश में, भारत में भी सबसे ज्यादा मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में ही है, और वो भी इसी क्षेत्र में है, चंबल वाले क्षेत्र में। चंबल नदी क्या है भैया, मिट्टी को काट के ले जा रही है, तो वो गड्ढे बना दिए, उसने गड्ढे बना दिए जिनको बीहड़ कहा जाता है। और बीहड़ में डाकू का निवास होता है, आपने सुना ही होगा, चंबल के डाकू। वो इसी चंबल के डाकू इसी बीहड़ों में रहते हैं। और वो कैसे बीहड़ बनाए गए हैं? चंबल नदी के द्वारा, मिट्टी को काट काट के। इसीलिए ये अपरदन जो है यहां हमने लिया हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्षा या जल बहाव, जल बहाव मतलब पानी बहुत तेजी से जा रहा है, सो उसके कारण क्या है, अपरदन के अलग अलग कारणों से मिट्टी क्या है, बारीक गढ़। मिट्टी क्या है भाई, मिट्टी की उपजाऊ परत धीरे धीरे पानी के साथ बहती चली जाती है। अगर तेज बारिश हो जाए तो बह जाती है मिट्टी, है ना। बारिश तो ठीक है, जब बाढ़ आती है तो भी बह जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी कट कट कर बह जाती है, और इसी को क्या है, मिट्टी का अपरदन कहते हैं, मृदा अपरदन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपरदन से इसीलिए तो कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनकी जड़ें जो है मिट्टी को रोक के रखती हैं, बचा के रखती हैं, नहीं 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 जान दे रहे। ठीक है, लेकिन अब पेड़ पौधे ही नहीं है तो वो मिट्टी पूरी चली जाती है। तो यही चीज है यहाँ पे, अपरदन के द्वारा नष्ट हुई मिट्टी में वनस्पति और कृषि, मतलब चाहे पेड़ पौधों की बात कर लो, चाहे खेती की बात कर लो, इसकी उर्वरा शक्ति। हमने अभी पढ़ा था, कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि भैया ये सॉइल प्रोफाइल कहलाती है, मृदा परिच्छेदिका हिंदी में कहते हैं इसको। तो सबसे ऊपरी परत में ही ये नमी जो है, उर्वरता जो है वो पाई जाती है मिट्टी की। अब यार पानी के कारण यही पूरी की पूरी चली गई, तो उर्वरता ही चली गई साथ में, तो क्या इस पे कुछ उगेगा? क्योंकि नीचे तो कुछ उर्वरता है ही नहीं, यहाँ तो पत्थर पत्थर ही है, कंकड़ पत्थर है, सारी चीजें, तो इससे उग तो पाएगी नहीं कोई चीज। तो वही समस्या है कि उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो जाती है मिट्टी की, और इसके कारण क्या है, उर्वरता और उत्पादन दोनों चीजों में, उत्पादन भी तो गिरेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो गिरावट देखी जाती है। चंबल बहुत बड़ी, मध्य प्रदेश तो ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी यही है जो ज्यादातर क्या करती है, मृदा अपरदन करती है ना। तो नर्मदा घाटी में मिट्टी अपरदन की समस्या है, और चंबल नदी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये वाले जो आप देख रहे हैं, ये श्योपुर है, ये मुरैना है, और ये भिंड है, तो ये ही पूरा चंबल संभाग भी कहलाता है ऊपर का। ठीक है, और इसी में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन की समस्या देखी गई। ठीक है, इसको अवनालिका अपरदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इससे अवनालिका मतलब नाली बना दी, नाली मतलब गड्ढे खोद दिए, वहां पे नाली टाइप की संरचना बन गई, धीरे धीरे बोले गए, तो अवनालिका अपरदन भी इसी को कहा जाता है, मृदा अपरदन को। मुरैना जिला सबसे ज्यादा मृदा अपरदन की स्थिति से प्रभावित है। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कहां है, मुरैना जिला, ये है मुरैना जिला। ठीक है, सो मुरैना जिले में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन पाया जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखना है कि सबसे ज्यादा नवनालिका अपरदन या मृदा अपरदन किस जिले में है मध्य प्रदेश में, तो कहां है, मुरैना जिले में है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या है, कृषि विभाग और विश्व बैंक के द्वारा सरकार ने नई नीतियों का क्रियान्वयन किया है, और इस अपक्षय को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मिट्टी के अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा है, क्योंकि मिट्टी रेंग रही है ना, धीरे धीरे खिसक के चली जा रही है, तो मृत्यु हो रही है। किसकी? उर्वरता की मृत्यु हो रही है, उर्वरता के कारण उत्पादन की मृत्यु हो रही है, उत्पादन की मृत्यु हमारी मृत्यु है एक प्रकार से। तो रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा किसको दे दी है, मृदा के अपरदन को। ठीक है, चलिए, इन क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन के कारण खड्डे, उत्खात भूमि, इन सारी चीजों का निर्माण हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए, ये वाला क्षेत्र था जलोढ़ मिट्टी वाला, और ये क्षेत्र अवनालिका अपरदन वाला, चंबल वाला क्षेत्र। ठीक है, चलो
आगे बढ़ जाएं तो भाई साहब लाल और पीली मिट्टी की और बात कर लेते हैं। लाल और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल 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 लोहे की अधिकता के कारण, लोहे की कणों की, है ना, और उसमें पानी पड़ जाए तो पीली हो जाती है। ठीक है, तो इस मिट्टी का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना, ये चट्टानों के प्रकार हैं, अपन ने पढ़े तो है ना। हाँ, तो भैया आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के टूट फूट के कारण जो अपर्दन होता है, मिट्टी बनती है, उससे क्या है, ये मिट्टी बन जाती है लाल या पीली मिट्टी। पीली होती कई जगहों पे पानी की, मतलब हाइड्रेशन के कारण वो पीली हो जाती है, वैसे लाल ही कहलाती है मिट्टी। और यहां पर मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है, यानी बघेलखंड क्षेत्र, नाम सुना होगा आपने, बघेलखंड क्षेत्र जो है, वहां पर क्या है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहां पर लाल और पीली मिट्टी जो पाई जाती है, इसके अंतर्गत बघेलखंड के अलावा मंडला हो गया, बालाघाट, शहडोल का जिला भी आता है। ठीक है, मिट्टी का लाल रंग जो है वो क्या है, रवेदार और कायांतरित चट्टान में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। याद रखिएगा, लोहे के कणों की अधिकता के कारण यहां पर क्या है, विसरण के कारण लाल कलर हो जाता है यहां पर, किसका, मिट्टी का। ठीक है ना भाई साहब, और ये जल योजित होने के कारण, मतलब हाइड्रेशन, पानी इसमें ज्यादा आ जाए लाल मिट्टी में तो यह पीली दिखाई लगने लगती है, पीली दिख जाती है, लाल और पीली इसीलिए कहा जाता है। और इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है ना। हाँ, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है वो इसमें कमी होती है, और इस कारण से क्या है भैया, ये अपेक्षाकृत उर्वरता इसकी कम होती, कम उर्वर होती है। ठीक है, इस मिट्टी में सबसे ज्यादा धान की खेती करी जाती है। धान समझ रहे हैं ना, चावल, है ना, तो धान सबसे ज्यादा उगाई जाती है इस मिट्टी में। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो लाल पीली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। यह मिट्टी राज्य के कुल क्षेत्रफल के 36% भूभाग पर स्थित है। कितने, 36%। ये याद रखना है कि लाल मिट्टी कितने क्षेत्र पर है, 36% भाग पर स्थित है। ठीक है भैया, ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र देख रहे हो, बघेलखंड हो गया, यहाँ पे शहडोल उमरिया वाला क्षेत्र आता है, और यहाँ मंडला तक का क्षेत्र ये लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे चावल अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी, चौथे नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लेटेराइट मिट्टी भैया भारत में पाई जाती, केरल वाले क्षेत्र या फिर पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर अच्छी खासी वनस्पति लगती है, जंगल अच्छे खासे घने होते हैं, पानी की अधिकता जहां होती है, ज्यादा बारिश होती है, वार्षिक वर्षा, वहां पर लेटेराइट मिट्टी होती है। और वहां पर आपको बता दें तो भैया क्या हो जाता है कि आपके मसालों की खेती। ठीक है, चलो, तो लेटेराइट मिट्टी एक चट्टानी मिट्टी कहलाती है। चट्टानी मिट्टी क्यों कहलाती है, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। इसमें चट्टानों के कण अधिक पाए जाते हैं, और इस मृदा को लाल बलुई मिट्टी स्थानीय स्तर पर भाटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाटा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लेटराइट को भाटा भी कहा जाता है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता, शुष्कता, इनमें परिवर्तन के कारण ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं और ये मिट्टी बनती है। इसमें सबसे ज्यादा आयरन और सिलिका, सिलिका मतलब होता है सिलिकेट, जो रेत होती है ना वो वाला, आयरन और सिलिका जो है इसमें अधिकता में पाई जाती है। और इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी तो भारत की हर मिट्टी में, ठीक है, तो ह्यूमस की कमी होती है इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। और यह जो मिट्टी है सबसे ज्यादा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जो बागानी फसलों के लिए, बागानी फसलें मतलब मसालों वाली जिसमें बागान लगाए जाते हैं, वो उसके लिए अच्छी मानी जाती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, इस कारण से अधिकांश भागों में लेटराइट मिट्टी मिल जाती है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे बन रही है, क्या समस्या है लेटराइट का, हम बता देते हैं। देखो क्या होता है, लेटराइट मिट्टी हमने बात करी कि अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है, अधिक वर्षा वाला है ना, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। अधिक वर्षा कहां कहां हो रही है, हम अगर भारत की बात करें तो भारत में जो हमारा मानसून है वो मानसून कहां आ रहा है, ठीक है, मानसून यहां से आता है, ये केरल वाला क्षेत्र है, ठीक है, केरल वाला क्षेत्र है। और फिर भैया सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, ये मेघालय में, मासिम वाले में भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हिट यहां करता है। अब ज्यादा बारिश होगी, बारिश जब तेज होती है, आपने सुना होगा ना कि जो बिल्कुल स्लो स्लो बारिश जो होती है ना, वो फसलों के लिए अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि वो पूरा पानी सीधा सीधा मिट्टी में चला जाता है। लेकिन तेज बारिश हो जाए तो क्या होता है कि मिट्टी बह जाती है,
और ऊपरी परत बहती है तो भैया मृदा अपरदन हो जाता है, और ऊपरी परत में क्या है, उपजाऊपन होता है कि नहीं होता है। लेकिन देखो क्या होता है कि हमने देखा था मृदा परिच्छेदिका में कि भैया ये जो उपजाऊपन है मिट्टी में, यहां उपजाऊपन है इस वाले क्षेत्र, है ना, इस वाले क्षेत्र। अब सीधा पानी यहां पड़ रहा है, डायरेक्ट पानी बड़ी तेजी से बहुत पानी आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां और यहां इन सारी जगहों पर पड़ता है पानी। तो भाई अब पानी आ रहा है तो कुछ मिट्टी तो चली गई उर्वरता, लेकिन जब पानी आ रहा है तो वो उर्वरता कई बार नीचे तक पहुंच जाती है। ठीक है, लेयर यहां पे चेंज, उर्वरता इधर स्टैब्लिश हो गई। तो अभी यहां पे अगर आप छोटी छोटी फसलें लगाओगे, उनकी जड़ें इतनी हैं जो यहां पनप नहीं पाएंगी। लेकिन झाड़ियों की बात करें, बागानी फसलें क्या है, बड़े बड़े झाड़ होते हैं तो उनकी फसलें मतलब जड़ें भी नीचे तक जाती हैं, तो वो उनको यहां पोषण तत्व तो मिल जाते हैं। तो भैया इसीलिए झाड़ियों वाली जो मसाले की हो गई बागानी फसलें हैं वो इस मिट्टी में लगाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यहां पर उर्वरता जो है वो नीचे पहुंच जाती है। हालांकि यहां पर हमने बात करी थी कि ये बहुत बारीक कण होते हैं, यहां थोड़े बड़े बड़े कण हो जाते हैं, तो इसीलिए लिखा था कि यहां पर सिलिका एलिका और लोहे के कण भी इसमें मौजूद होते हैं। लेटराइट मिट्टी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लो इसको। इसीलिए मसालों की खेती यहां पे हो जाती है इस मिट्टी में। ठीक है, चलिए मिश्रित मिट्टी की और बात कर लेते हैं। ये पांचवी और आखिरी मिट्टी है मध्य प्रदेश की, कोई बहुत बड़ी मिट्टी नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। मिश्रित मिट्टी कौन सी, काली लाल, लाल पीली तो एक ही थी और काली भी उसमें मिक्स हो गई, तो ये मिश्रित मिट्टी है। यह मिट्टी प्रदेश के कई क्षेत्रों में पीली, लाल और काली, इन तीनों मिट्टियों के मिक्सचर के रूप में मिलती है, इसीलिए इसको मिश्रित मिट्टी कहा जाता है। ये याद रखना है। कहां पाई जाएगी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जा रही है, मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो भैया इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ जो है, ह्यूमस वगैरह, इनकी कमी रहती है, जो कि हर मिट्टी में ही है लगभग, और इसके कारण इसकी उर्वरता की शक्ति होती नहीं है, ना के बराबर होती है ना। लेकिन हाँ मोटे अनाज उगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, मोटे अनाज ज्वार बाजरा है ना, वो सारी चीजें। तो इसमें मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, ये सब मोटे अनाज कहलाते हैं। ये इस मिट्टी में उगा सकते हो आप, और ये फसलें राजस्थान में भी होती है मोटे अनाज की, क्योंकि वहां की मिट्टी भी इसी प्रकार की है, मरुस्थली टाइप की, है ना। लेकिन ये थोड़ी सी क्या, काली मिट्टी उपजाऊ होती है, ऊपर से कछारी मिट्टी का थोड़ा बहुत मिल जाता है, और भैया लाल पीली मिट्टी, तो तीनों का मिक्सचर है, तो ठीक है, मोटे अनाज यहाँ पर उग जाते हैं। याद रखिएगा कहां पाई जाती है ये पाई जाती है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो ये पूरी की पूरी हमने बातें कर ली किसकी, मृदा की, मध्य प्रदेश की मिट्टियां। अब बताओ भैया, क्या आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा क्या मिट्टी का, अगर कोई आता है तो? मुझे नहीं लगता कि कोई छूटेगा। अगर लगता है तो भी कमेंट कर देना कि क्या क्या छूटा है, उस पर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। मुझे नहीं लगता, जो इंपॉर्टेंट था मैंने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो अगले वीडियो में हम अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक करना क्या है आपको कि दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तब तक के लिए